नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल फार्मा लेक्चर्स में। और आज हम बात करेंगे फार्माक्यूटिकल इंजीनियरिंग की यूनिट नंबर 1 का जो पार्ट 2 है उसके बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स और मैकेनिज्म्स जो भी इन्वॉल्व होते हैं साइज़ रिडक्शन के प्रोसेस में, और फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं साइज़ रिडक्शन, और प्रिंसिपल्स और कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, यूजेस, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ हैमर मिल, बॉल मिल, फ्लूइड एनर्जी मिल, एज रनर मिल और एंड रनर मिल। तो आइए शुरू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे साइज रिडक्शन। साइज रिडक्शन हम उस प्रोसेस को बोलते हैं जिसमें लार्ज सब्सटेंसेस को हम ब्रेक करते हैं स्मॉल पार्टिकल्स में। कुछ मशीन्स यूज़ करी जाती हैं लार्ज सब्सटेंसेस को स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक करने के लिए। जो लार्ज पार्टिकल्स को ब्रेक करने के लिए यूज़ किए जाती हैं जिनका साइज़ होता है 40 mm के अबव, उन्हें क्रशर्स बोलते हैं। और जिनका पार्टिकल्स 40 mm से कम होता है उसे हम मिल्स बोलते हैं। फिर एडवांटेजेस आते हैं साइज़ रिडक्शन के। पहला तो इफ़ेक्टिव मिक्सिंग। अगर पार्टिकल्स का साइज़ यूनिफॉर्म है, सेम साइज़ के हैं सारे पार्टिकल्स, तो ईज़िली हम उन्हें मिक्स कर सकते हैं। दूसरा, अगर पार्टिकल्स का साइज़ छोटा होगा तो सरफेस एरिया इंक्रीज़ होगा, जिसकी वजह से रेट ऑफ डिसोल्यूशन बढ़ेगा। और स्मॉल साइज़ के पार्टिकल्स को यूज़ किया जाता है जब टैबलेट्स और कैप्सूल्स बनाए जाते हैं, क्योंकि स्मॉल साइज़ के पार्टिकल्स इजीली फ़्लो करते हैं डाइस के अंदर। और ड्राइंग का जो प्रोसेस होता है वो भी बहुत इजीली प्रोसीड होता है जब स्मॉल साइज़ के पार्टिकल्स को यूज़ किया जाए तो। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ साइज़ रिडक्शन। इसमें पहला आता है कि जब हम साइज़ रिड्यूस करते हैं किसी भी थर्मोलेबाइल सब्सटेंस का तो वो डिकम्पोज हो जाती है। दूसरा, कि जो हमारा कोई भी मटेरियल है जब हम उसका साइज़ रिडक्शन करते हैं तो वो कॉन्टामिनेट होने के भी उसमें चांसेस होते हैं। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ साइज़ रिडक्शन। पहला, इंक्रीज सरफेस एरिया। अगर हम साइज़ कम करेंगे किसी भी मटेरियल का तो उसका सरफेस एरिया बढ़ेगा, जिसकी वजह से उसका एब्जॉर्प्शन और सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। एग्जांपल, जो माइक्रोनाइज्ड फॉर्म होती है ग्रीसियोफल्विन की, जो कि एक एंटी फंगल ड्रग होती है, वो 5 टाइम्स ज़्यादा एब्जॉर्प्शन शो करती है अपनी नॉर्मल फॉर्म से अपनी माइक्रोनाइज्ड फॉर्म में। नेक्स्ट है ईज़ ऑफ मिक्सिंग। अगर साइज़ कम होगा किसी भी मटेरियल का या सब्सटेंस का तो वो इजीली मिक्स भी हो सकती है। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ सस्पेंशन। अगर हम स्मॉल साइज़ के पार्टिकल्स यूज़ करेंगे सस्पेंशन में तो वो ज़्यादा स्टेबल रहेगा, क्योंकि जो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन होता है वो कम हो जाता है। मतलब इजीली पार्टिकल जो होते हैं वो नीचे बैठते नहीं हैं। नेक्स्ट है डोसेज फॉर्म। डोसेज फॉर्म में जो कैप्सूल होते हैं, ऑइंटमेंट्स होते हैं और सपोजिटरीज़ होते हैं, उन्हें बनाने के लिए जनरली स्मॉल साइज़ के पार्टिकल्स यूज़ किए जाते हैं जिनका साइज़ होता है 60 mm से कम। नेक्स्ट है इंक्रीज़ एब्जॉर्प्शन। जैसे कि सरफेस एरिया बढ़ेगा तो एब्जॉर्प्शन भी बढ़ेगा। फिर है अपीयरेंस। अगर पार्टिकल का साइज़ स्मॉल होगा, यूनिफॉर्म होगा, तो उसकी जो फिज़िकल अपीयरेंस है जैसे कि ऑइंटमेंट की, क्रीम्स की, वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे मैकेनिज़्म ऑफ साइज़ रिडक्शन। जो साइज़ रिडक्शन का प्रोसेस होता है वो एनर्जी इनएफिशिएंट प्रोसेस होता है। मतलब कि जितनी एनर्जी हम प्रोवाइड करते हैं उसका कुछ पार्ट ही यूज्ड होता है पार्टिकल्स को डिवाइड करने में, और ज़्यादातर पार्ट उसका एनर्जी की फॉर्म में लॉस हो जाता है, जैसे कि फ्रिक्शन फोर्स में और इनर्शिया में। वो पार्टिकल्स जिनका साइज़ हम रिड्यूस कर देते हैं उन पे 3 फोर्सेस एक्ट करती हैं जिसकी वजह से उनका साइज़ रिड्यूस हो जाता है। पहली होती है कंप्रेशन, क्रशिंग फोर्स होती है। दूसरा होता है शेयर, जो कटिंग फोर्स होती है। और थर्ड होता है टेंशन, जो पार्टिकल को इलोंगेट करके फिर उसे अलग, मतलब 2 पार्ट्स में ब्रेक कर देती है। आप ये एक ग्राफ देख रहे होंगे स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में। यहाँ पे एक हमारे पास मटेरियल है जिसे हमने स्ट्रेच किया है, फोर्स उस पर अप्लाई किया है यील्ड पॉइंट तक। एक पॉइंट है यील्ड पॉइंट,
अगर हम यील्ड पॉइंट्स तक ही उसमें फोर्स अप्लाई करेंगे और फिर फोर्स को रेस्ट कर देंगे, मतलब फोर्स को छोड़ देंगे, तो वो जो मटेरियल है वो अपनी पुरानी स्टेट में वापस चला जाएगा। इसी को हम बोलते हैं इलास्टिक डिफॉर्मेशन। और अगर हम यील्ड पॉइंट से भी ज़्यादा उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो जो हमारा मटेरियल है वो अपनी जो पहले वाली स्टेट है उसमें जा नहीं पाएगा, और इसे हम बोलेंगे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। अब नेक्स्ट कुछ लॉज आते हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं साइज रिडक्शन प्रोसेस में। पहला होता है किक्स लॉ, दूसरा होता है रिटिंगर्स लॉ, और थर्ड होता है बॉन्ड्स लॉ। पहला होता है किक्स लॉ। किक्स लॉ के अकॉर्डिंग जो एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होती है किसी भी पार्टिकल का साइज़ रिड्यूस करने के लिए, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेशियो ऑफ साइज़ चेंज, मतलब पहले जो साइज़ था अपॉन अब जो साइज़ है। तो फॉर्मूला होता है E=2 KIN d1/d2। यहाँ पे K जो है वो किक्स कांस्टेंट है, d1 डायामीटर है पार्टिकल का जो पहले था इनिशियल स्टेज में, और d2 है डायामीटर जो नया पार्टिकल फॉर्म हुआ है रिड्यूस होने के बाद। नेक्स्ट लॉ आता है रिटिंगर्स लॉ। इस लॉ के अकॉर्डिंग जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है किसी भी पार्टिकल का साइज़ रिड्यूस करने के लिए, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जो नया सरफेस एरिया प्रोड्यूस होता है। मतलब वो पार्टिकल जो फॉर्म हुआ है रिड्यूस फॉर्म में, उसका सरफेस एरिया कितना डिफरेंस है पहले वाले सरफेस एरिया में और अब जो रिड्यूस हुआ है उसके सरफेस एरिया में। तो फॉर्मूला होता है E=K SN-SI। यहाँ पे K जो है वो रिटिंगर्स कांस्टेंट है, और SN न्यू सरफेस एरिया, और SI इनिशियल सरफेस एरिया जो पहले था। तीसरा जो लॉ है वो है बॉन्ड्स लॉ। इस लॉ के अकॉर्डिंग जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है साइज़ रिडक्शन में किसी भी पार्टिकल के, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जो नई क्रैक लेंथ होती है उस पार्टिकल की। तो E=2K 1/√dn - 1/√di, वेयर K=, बॉन्ड्स वर्क इंडेक्स या बॉन्ड्स कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, di है इनिशियल डायामीटर उस पार्टिकल का, और dn है जो नया डायामीटर फॉर्म हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग साइज रिडक्शन, जिसमें पहला फैक्टर आता है हार्डनेस। कोई भी मटेरियल जितना हार्ड होगा उसे रिड्यूस करने में, उसका साइज़ रिड्यूस करने में उतनी ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी हमें फेस करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है टफनेस। अगर कोई मटेरियल सॉफ्ट है लेकिन टफ है, जैसे कि रबर सॉफ्ट होती है पर लेकिन टफ होती है, वो उसे ब्रेक करने में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है एज़ कम्पेयर टू अगर कोई मटेरियल हार्ड है पर ब्रिटल है, जैसे कि चॉक स्टिक। नेक्स्ट है स्टिकीनेस। जो स्टिकीनेस होती है वो एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स कॉज करती है जब हम साइज़ रिड्यूस करते हैं किसी भी मटेरियल का, क्योंकि जो मटेरियल है जिसका हमें साइज़ रिड्यूस करना है वो ग्राइंडिंग सरफेस, जो हमारा ग्राइंडर है जिसे हम यूज़ करते हैं, उसका साइज़ रिड्यूस करने के लिए मशीन जो है वो मशीन के ऊपर ही स्टिक कर जाती है, जिसकी वजह से जो पोर्स होते हैं मशीन में वो ब्लॉक्ड हो जाते हैं और साइज़ रिड्यूस नहीं हो पाता। नेक्स्ट है स्लिपरीनेस। जो स्लिपरीनेस होता है वो अपोजिट होता है स्टिकीनेस का। स्लिपरीनेस में जो हमारा मटेरियल होता है जिसका हमें साइज़ रिड्यूस करना है वो लुब्रिकेंट की तरह काम करता है और एफिशिएंसी कम कर देता है ग्राइंडिंग मशीन की या ग्राइंडिंग सरफेस की, जिसकी वजह से साइज़ रिड्यूस करने में डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है। नेक्स्ट है मॉइस्चर कंटेंट। जो मॉइस्चर कंटेंट होता है वो भी अफेक्ट करता है साइज़ रिडक्शन का प्रोसेस। एग्जांपल जैसे कि हार्डनेस, टफनेस और विस्कोसिटी। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे हैमर मिल। जो हैमर मिल होता है एक मेथड होता है जिसे हम यूज़ करते हैं, मेथड या फिर आप मशीन बोल सकते हो, जिसे हम यूज़ करते हैं साइज़ रिड्यूस करने के लिए किसी मटेरियल का। यहाँ पे जो मेथड इन्वॉल्व होता है वो होता है इम्पैक्ट। इम्पैक्ट को हम समझेंगे
कि इम्पैक्ट एक प्रोसेस होता है जिसमें एक मटेरियल जो है जिसका हमें साइज़ रिड्यूस करना है, उसे हम स्टेशनरी मतलब मूव नहीं करता, वो उसे एक ही प्लेस पे रख देते हैं और हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होता है जो कंटिन्यूसली हाई स्पीड में मूव करता है। और जब हमारा ऑब्जेक्ट हमारे मटेरियल को स्ट्राइक करता है, हिट करता है, तो उसका साइज़ डिक्रीज़ हो जाता है। इसे ही हम बोलते हैं इम्पैक्ट। जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे, हमारे पास एक होपर है जहाँ पे हमने मटेरियल अपना ऐड किया, डाला है। वहाँ से वो मटेरियल मिलिंग चैम्बर के अंदर आता है जहाँ पे एक सेंट्रल शाफ्ट होता है और उसके चारों तरफ 5 से 6 हैमर्स अटैच्ड होते हैं। ये हैमर्स स्टेनलेस स्टील के बने हुए होते हैं जो कंटिन्यूसली हाई स्पीड में मूव करते हैं। और जब मटेरियल से स्ट्राइक करते हैं ये हैमर्स, तो उसका साइज़ रिड्यूस हो जाता है और हमारे पास स्क्रीन होती है नीचे, वहाँ से ये रिसीवर के अंदर आ जाता है प्रोडक्ट और उसे हम रख लेते हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल। जो हैमर मिल है उसका प्रिंसिपल बेस्ड होता है इम्पैक्ट पे बिटवीन हैमर एंड पाउडर। जो हमारा मटेरियल है, हैमर और पाउडर के बीच में इम्पैक्ट होता है। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन। जो हैमर मिल होता है उसके बीच में एक सेंट्रल शाफ्ट होता है जिसके चारों तरफ 4 या 4 से ज़्यादा हैमर्स अटैच्ड होते हैं जो कि स्टेनलेस स्टील के बने हुए होते हैं। जो लोअर पार्ट होता है उधर एक स्क्रीन होती है जो मेटल शीट की बनी हुई होती है, जहाँ से पास करते हैं हमारा जो रिड्यूस साइज़ होकर जो मटेरियल प्रिपेयर होता है, जहाँ से वो पास करता है और कलेक्ट कर लिया जाता है कंटेनर में। ये स्क्रीन से ये पास करता है हमारा जो पल्विनाइज्ड फॉर्म होती है मटेरियल की, और फिर वो हम कलेक्ट कर लेते हैं एक कंटेनर में। नेक्स्ट है वर्किंग। सबसे पहले एक होपर होता है जहाँ से हम मटेरियल को ऐड करते हैं मशीन के अंदर। फिर जो मटेरियल है वो चला जाता है मिलिंग चैम्बर में जहाँ पे सेंट्रल शाफ्ट के ऊपर हैमर्स अटैच्ड होते हैं जो कि कंटिन्यूसली मूव करते हैं। स्पीड होती है उनकी 8000 से 15000 रिवॉल्यूशंस पर मिनट। जब हमारा मटेरियल स्ट्राइक करता है इन हैमर्स से तो मटेरियल ब्रेक हो जाता है स्मॉल पार्टिकल्स में और ये पास हो जाते हैं स्क्रीन से और फिर हम इन्हें कलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट है एडवांटेजेस। पहला तो एडवांटेज होता है कि ये जो मशीन होती है, ये जो प्रोसेस होता है, ये रैपिड होता है और ये डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल्स को इजीली ब्रेक कर देता है, पल्विनाइज्ड कर देता है। नेक्स्ट एडवांटेज है कि यहाँ पे कोई डस्ट नहीं निकलती, जैसे कि क्योंकि जो ऑपरेशन होता है वो एक क्लोज्ड चैम्बर के अंदर किया जाता है, ये पूरा जो प्रोसीजर होता है, तो यहाँ पे डस्ट रिलीज़ नहीं होती। नेक्स्ट स्मॉल स्पेस चाहिए होता है इस मशीन को सेट करने के लिए। नेक्स्ट की जो फाइननेस होती है प्रोडक्ट की कि कितना हमें साइज़ रखना है अपने प्रोडक्ट का, वो हम वेरी कर सकते हैं। स्पीड को जो है स्पीड है जो हमारे हैमर्स की, उसे कंट्रोल करके उसमें वेरिएशंस क्रिएट करके। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस जो हैमर मिल के होते हैं। पहला, चांसेस ऑफ क्लॉगिंग ऑफ स्क्रीन। जो स्क्रीन है वो क्लॉग हो सकती है। नेक्स्ट, जो हाई स्पीड है वो कभी कभी हीट भी जनरेट कर देती है हैमर की, जिसकी वजह से जो थर्मोलैबाइल सब्सटेंसेस होते हैं वो कंटामिनेट हो जाते हैं। जब हाई स्पीड हो जाती है हमारे किसी भी प्रोसीजर में हैमर की, तो फॉरेन मटेरियल्स वो डैमेज हो जाते हैं जैसे कि स्टोन, मेटल पार्ट्स। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बॉल मिल। यहाँ पे जो मेथड होता है वो इन्वॉल्व होता है इम्पैक्ट और एट्रिशन। इम्पैक्ट तो हमने देख लिया था जहाँ पे हमारा मटेरियल स्टेशनरी होता है और दूसरा ऑब्जेक्ट हाई स्पीड में मूव करता है और वो हिट करता है हमारे मटेरियल को, उसका साइज़ रिड्यूस हो जाता है। एट्रिशन में हम प्रेशर को यूज़ करते हैं मटेरियल का साइज़ रिड्यूस करने में। प्रिंसिपल जो इन्वॉल्व होता है वो इम्पैक्ट और एट्रिशन दोनों होते हैं। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन।
कंस्ट्रक्शन में हमारे पास एक मेटल सिलेंडर होता है जिसके अंदर हमने अपना जो फीड मटेरियल है वो ऐड कर रखा है उसके अंदर, और स्टील की कुछ बॉल्स होती हैं जो कि 30 से 50% वॉल्यूम कवर करती हैं सिलेंडर का, मेटल सिलेंडर का, वो उसके अंदर ऐड करी जाती हैं। स्टील की जो बॉल्स होती हैं वो ग्राइंडिंग मीडियम की तरह काम करती हैं। जब हम मेटल सिलेंडर को मूव करते हैं, रोटेट कराते हैं, तो ये जो स्टील बॉल्स होती हैं ये फीड मटेरियल को हिट करती हैं, जिसकी वजह से उनका साइज़ रिड्यूस हो जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, द बॉल मिल कंसिस्ट ऑफ अ होलो मेटल सिलेंडर माउंटेड ऑन शाफ्ट एंड रोटेटिंग अबाउट इट्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस। मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे मूव करता है और शाफ्ट से अटैच होता है। ये जो सिलेंडर होता है वो बना हुआ होता है मेटल का, पोर्सिलीन का या फिर रबर का, किसी भी चीज़ का हम बना सकते हैं। और सिलेंडर के अंदर बॉल्स होती हैं जिन्हें हम स्टील बॉल्स बोलते हैं। स्टील बॉल्स उसके अंदर प्लेस्ड करी जाती हैं जो ऑक्यूपाई करती हैं 30 से 50% वॉल्यूम उस मेटल सिलेंडर का। जो बॉल्स होती हैं वो मेटल की या फिर पोर्सिलीन की या स्टेनलेस स्टील की बनाई जा सकती हैं। जो बॉल है वो ग्राइंडिंग मीडियम की तरह काम करती हैं। नेक्स्ट है वर्किंग। जो मटेरियल है जिसे हम पल्विनाइज करना चाहते हैं उसे हम हॉलो सिलेंडर में रखेंगे और मटेरियल को प्लेस्ड कर देंगे 60% तक, उससे ज़्यादा उसे फिल नहीं करेंगे। और फिक्स्ड नंबर ऑफ बॉल्स ही उसके अंदर प्लेस्ड करी जाती हैं 30 से 50% वॉल्यूम तक। फिर हम मेटल सिलेंडर को क्लोज्ड करके और फिर मिल को रोटेट कराएंगे। और जो स्पीड है रोटेशन की वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है देखनी, क्योंकि लो स्पीड हो अगर हमारे मेटल सिलेंडर के मूव करने की, तो जो बॉल्स हैं वो रोल अप करती रहती हैं एक दूसरे के ऊपर, जिसकी वजह से साइज़ रिडक्शन इतना ज़्यादा नहीं हो पाता। और अगर हाई स्पीड हो मेटल सिलेंडर के रोटेट करने की, तो जो बॉल्स होती हैं वो उस टाइम भी सही से मीडियम को कर नहीं पाती। तो इसीलिए जो स्पीड होती है सेंट्रीफ्यूगेशन की वो 2/3 होनी चाहिए नॉर्मल स्पीड के, जिसे हम क्रिटिकल स्पीड बोल सकते हैं बॉल मिल की, जहाँ पे मैक्सिमम साइज रिडक्शन ऑब्टेंड होता है। ना लो स्पीड पे मैक्सिमम साइज रिडक्शन ऑब्टेंड हो पाता, ना ही हाई स्पीड पे जो 2/3 स्पीड होती है उसे हम कंसीडर करते हैं बेस्ट स्पीड और क्रिटिकल स्पीड, जहाँ पे मैक्सिमम साइज रिडक्शन ऑब्टेंड होता है। एडवांटेजेस होते हैं, पहला कि वेरी फाइन पाउडर ऑब्टेंड होता है, और वेट और ड्राई ग्राइंडिंग प्रोसेसेस में भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। चाहे मटेरियल वेट हो चाहे ड्राई हो, वो ग्राइंड हो सकता है इजीली। जो बॉल मिल होता है उसका जो इंस्टॉलेशन होता है, ऑपरेशन और लेबर कॉस्ट वो लो होती है काफ़ी, और ग्राइंडिंग मीडियम चीप होता है, क्योंकि जो स्टील बॉल्स होती हैं वो इजीली आपको कहीं भी प्रोवाइड कराई जा सकती हैं। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस। पहला, बॉल मिल जो होता है वो एक स्लो प्रोसेस होता है। नेक्स्ट, जो बॉल मिल होता है वो एक नॉइज़ी प्रोसेस होता है, नॉइज़ पॉल्यूशन काफ़ी क्रिएट होता है। और जो सॉफ्ट और फाइब्रस मटेरियल होते हैं वो यहाँ पे इजीली मिल नहीं हो सकते बॉल मिल में, वो इजीली उनका साइज़ रिड्यूस नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट मेथड हम पढ़ेंगे फ्लूइड एनर्जी मिल, जिसे हम जेट मिल भी बोलते हैं। जो मेथड इन्वॉल्व होता है वो है इम्पैक्ट और एट्रीशन। प्रिंसिपल भी इम्पैक्ट और एट्रीशन होता है। कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले हमारे पास एक मशीन होती है जिसे हम फ्लूइड एनर्जी मिल या जेट मिल बोलते हैं। उसके अंदर हम एंटर कराते हैं कंप्रेस्ड एयर जो हाई स्पीड में मूव करती है। ये जो एयर होती है वो एंटर कर जाती है नोज़ल्स की हेल्प से इस मशीन के अंदर, और हम फीड इनलेट से जो हमारा मटेरियल है उसे ऐड करते हैं फ्लूइड एनर्जी मिल के अंदर।
जिसकी वजह से एक हाई एनर्जी टर्बुलेंस प्रोड्यूस होता है और जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में ही मूव करते हैं और आपस में एट्रीब्यूशन प्रोड्यूस होने की वजह से साइज़ रिड्यूस हो जाता है पार्टिकल्स का। फाइन साइज पार्टिकल्स फिर जो प्रोड्यूस होते हैं वो एग्जिट या फिर आउटलेट जिसे हम बोलते हैं, वहाँ से हम फाइन साइज पार्टिकल्स को कलेक्ट कर सकते हैं और जो लार्ज साइज पार्टिकल्स बच जाते हैं उन्हें हम फिर से ही एयर स्ट्रीम में साइज़ रिड्यूस होने के लिए छोड़ देते हैं। फिर जब उनका साइज़ रिड्यूस हो जाता है तो उन्हें भी वापस से एग्ज़िट और आउटलेट से हम कलेक्ट कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में यहाँ पे एक लूप ऑफ पाइप होता है जिसका डायमीटर 20 से 200 मिलीमीटर होता है, हाइट होती है 2 मीटर। कुछ नोज़ल्स होते हैं जहाँ से कंप्रेस्ड एयर को हम पास कराते हैं। जो कंप्रेस्ड एयर है उसे ही हम यूज़। नेक्स्ट है वर्किंग में जो एयर होती है उसे इंजेक्ट किया जाता है हाई प्रेशर पे नोज़ल से। फिर जो कंप्रेस्ड एयर है उसे यूज़ किया जाता है 600 किलो पास्कल से 1 मेगा पास्कल तक। और जो सॉलिड्स होते हैं उन्हें फीड इनलेट से एंटर करा दिया जाता है, जिसकी वजह से हाई डिग्री ऑफ टर्बुलेंस प्रोड्यूस होता है और एट्रीब्यूशन होता है पार्टिकल्स के बीच में, जिसकी वजह से पार्टिकल्स का साइज़ फाइन हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है पार्टिकल्स का साइज़। फिर हम उन्हें कलेक्ट कर लेते हैं और जो लार्ज साइज़ के पार्टिकल्स रह जाते हैं वो वापस से उन्हें एयर स्ट्रीम में उनका साइज़ रिड्यूस होने के लिए छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है एडवांटेजेस। पहला एडवांटेज है कि ये थर्मोलेबल सब्सटेंस के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हीट प्रोड्यूस नहीं होती यहाँ पे और कंटामिनेशन भी नहीं होता प्रोडक्ट्स का। और जो साइज़ होता है पार्टिकल्स का वो फाइन होता है, मतलब स्मॉल होता है एज़ कम्पेयर टू दूसरे जो मेथड्स होते हैं। डिसएडवांटेजेस, पहला एक्सपेंसिव और दूसरा कि सूटेबल नहीं होता सॉफ्ट और फाइब्रस मटेरियल्स के लिए। नेक्स्ट मेथड हम पढ़ेंगे एज रनर मिल, जिसमें जो मेथड इन्वॉल्व होता है साइज रिडक्शन में वो है क्रशिंग और शेयरिंग। प्रिंसिपल भी यही होता है, एट्रीब्यूशन और इम्पैक्टेशन, और फिर बाद में क्रशिंग और शेयरिंग होता है। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन में हमारे पास बीच में सबसे नीचे बेस होता है, बेस के ऊपर बेड होता है, बेड के ऊपर हम मटेरियल अपना प्लेस करते हैं जिसका हमें साइज़ रिड्यूस करना चाहते हैं। और बेड के ऊपर 2 रोलर्स अटैच होते हैं जो कि काफ़ी हैवी होते हैं, मेटल के बने हुए होते हैं जो कंटिन्यूसली हाई स्पीड से मूव करते हैं। और रोलर्स से अटैच होता है शाफ्ट। कंस्ट्रक्शन आप देख सकते हैं, यहाँ पे मटेरियल हम प्लेस कर देते हैं अपना बेड के ऊपर और जो रोलर्स होते हैं मेटल के बने हुए होते हैं, ये कंटिन्यूसली हाई स्पीड से मूव करते हैं। और जो स्क्रैपर होता है वो कंटिन्यूसली जो पार्टिकल्स होते हैं जो डस्ट साइड से आ जाता है उसे रिमूव करने में हेल्प करते हैं। और रोलर्स के मूव करने से जो शेयरिंग प्रोड्यूस होती है जिसकी वजह से पार्टिकल्स का साइज़ रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट है एडवांटेजेस, वेरी फाइन पार्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं और सिंपल होता है स्ट्रक्चर में, इजी टू यूज़ और फ्रीक्वेंट क्लीन अप भी नहीं चाहिए होता है, इसे बार बार साफ़ करने की भी ज़रूरत नहीं है। डिसएडवांटेजेस, नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट करता है, स्टिकी मटेरियल्स के लिए यूज़ नहीं कर सकते और जो हमारा प्रोडक्ट है वो कंटामिनेट हो सकता है और इसमें ज़्यादा पावर का कंजप्शन होता है। जो लास्ट मेथड हम पढ़ेंगे वो है एंड रनर मिल, जिसका जो मेथड होता है साइज रिडक्शन का वो क्रशिंग और शेयरिंग होता है। जो प्रिंसिपल इन्वॉल्व होता है वो भी क्रशिंग और शेयरिंग होता है। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले हमारे पास मैकेनिकल मोटर और पैसल होता है। यहाँ पे जो मोटर होता है वो स्टील का बना हुआ होता है और फ्लैंजेड प्लेट से अटैच होता है। जो मोटर होता है वो प्लेट के साथ ही रोटेट करता है हाई स्पीड में और जो बॉटम होता है पैसल का वो फ्लैट होता है।
जिसकी वजह से जो पेसल मूव करता है तो जो मटेरियल है वो फाइन प्रोड्यूस हो जाता है और सीव से हम उसे कंटेन कर सकते हैं। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, सबसे पहले जो भी मटेरियल है हमें जिसका साइज़ रिड्यूस करना है उसे हम स्टील मोटर के ऊपर रखेंगे। फिर जो स्क्रैपर है वो यहाँ से ऊपर हो जाता है, जिसकी वजह से मटेरियल एंटर कर जाता है क्रशिंग जोन में। क्रशिंग जोन में जाने के बाद हम नीचे मोटर को ऑन कर देते हैं, फिर जिसकी वजह से पेस्टल मूव करने लग जाता है, रोटेट करता है। ये जो बेड आप देख रहे हैं ये भी कंटिन्यूसली रोटेट करता है और जो हमारा मटेरियल होता है उसका साइज़ रिड्यूस हो जाता है, वो फाइन फॉर्म में प्रोड्यूस हो जाता है। फिर हम उसे रिमूव कर लेते हैं। जैसा कि वर्किंग में आप देख सकते हैं, मटेरियल जिसका हमें साइज़ रिड्यूस करना है उसे हम मोटर पे रखते हैं, स्क्रैपर ऊपर की तरफ चला जाता है और फिर मटेरियल एंटर कर जाता है क्रशिंग जोन में। जो मोटर है वो रिवॉल्व करता है हाई स्पीड में, जिसकी वजह से पेस्टल भी मूव करने लग जाता है, बेड भी कंटिन्यूसली मूव करता है और पार्टिकल का साइज़ रिड्यूस हो जाता है। एडवांटेजेस, ये बेस्ट मेथड होता है फाइन ग्राइंडिंग के लिए। डिसएडवांटेजेस, इस मेथड को हम यूज़ नहीं कर सकते अनब्रोकन फॉर्म में जो ड्रग्स हैं उनके लिए।